अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यू हैव obtained फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ ए ऑन 31st March 2016 ऑन विच डेट ही वॉज एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है वो जज हो रहे हैं इंसॉल्वेंट ऑन 31st March 2016। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 98,050 के। फर्स्ट मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रेमिसेस, मॉर्गेज का मतलब मॉर्गेज लोन ले रखा है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस को गिरवी करके मॉर्गेज लोन ले रखा है 75,000 का। सेकेंड मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रेमिसेस, एक और दूसरा लोन ले रखा है और वहाँ पे भी फ्री होल्ड प्रेमिसेस को ही गिरवी करके रखा है, मॉर्गेज किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि अगर एक असेट एक से ज़्यादा लाइबिलिटी के अगेंस्ट दिया जाता है तो पहले जो फर्स्ट लाइबिलिटी है उसका पेमेंट उस असेट को रियलाइज़ करके होता है, और अगर पैसा बच रहा है तो दैट विल बी यूज अगेंस्ट द सेकेंड लाइबिलिटी। तो जो सेकेंड मॉर्गेज है उसको सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा फ्री होल्ड प्रेमिसेस को सेल करके जो भी अमाउंट आएगा। तो अब ये भी देखना होगा कि जो ये लाइबिलिटीज़ हैं ये लिस्ट बी में जाएंगी कि सी में, क्योंकि सिक्योर्ड नेचर की हैं दोनों, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकेंड मॉर्गेज ये सिक्योर्ड नेचर की हैं, लेकिन फुली सिक्योर्ड कौन सी है और पार्टली है या दोनों फुली, दिस यू हैव टू सी। अब यहाँ पर उसी के नीचे फ्री होल्ड प्रेमिसेस दे रखा है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस दे रखा है, उसकी वैल्यू तो दे रखी है 1,20,000 की, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 90,000, यानी फ्री होल्ड प्रेमिसेस को सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होगा दैट इज़ 90,000। और पहला जो फर्स्ट लोन है मॉर्गेज वाला वो 75,000 का है। तो ये 75,000 वाला जो लोन है ये असेट की वैल्यू से पूरी तरह से कवर्ड हो रहा है, तो ये तो फुली सिक्योर्ड हो गया फर्स्ट मॉर्गेज वाला जो लोन है। ठीक है, अब सेकेंड मॉर्गेज जो है वो कितने का है, सेकेंड मॉर्गेज 20,000 का है। ठीक है, लेकिन पहले मॉर्गेज जो फर्स्ट मॉर्गेज है वो 75,000 का है और 90,000 की जो बिल्डिंग है प्रेमिसेस है वो बिक रहा है। तो 90,000 में से 75,000 फिर 75,000 का ये लोन पहला वाला पे हो जाएगा, तो 15 बचेंगे, 15,000। और सेकेंड मॉर्गेज जो है उसी बिल्डिंग के अगेंस्ट वो 20,000 का है। तो अब ये लाइबिलिटी पूरी कवर नहीं हो रही है क्योंकि अमाउंट लेफ्ट जो है वो कितना है, सिर्फ 15 है पहली लाइबिलिटी को पे करने के बाद। तो इसलिए ये जो 20,000 वाला है ये पार्टली सिक्योर्ड की लिस्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट है सिक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक अलग से लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट की, जिसको इन्वेस्टमेंट उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 10,700 का है और इन्वेस्टमेंट की जो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वैल्यू है वो 12,000 है। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये भी क्या हो गया, फुली सिक्योर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड डेटर्स दे रखे हैं, ट्रेड डेटर्स यानी बुक डेट्स में दिखाएंगे। इनकम टैक्स ड्यू ये आपका प्रेफरेंशियल में लिया जाएगा। वेजेस ड्यू टू 5 एम्प्लॉयज़, 5 एम्प्लॉयज़ की वेजेस दे रखी हैं। ठीक है, रेट्स दे रखे हैं, रेट्स जो हैं वो भी प्रेफरेंशियल होते हैं। वेजेस में आपको अमाउंट के लिमिट्स के अकॉर्डिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं वो कहाँ किस सिटी को बिलोंग करते हैं ये नहीं दिया है। अगर ये नहीं दिया होता है तो हम लोग क्वेश्चन को प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो अमाउंट की लिमिट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में वेजेस और सैलरी की वो क्या है, मैक्सिमम 20 पर एम्प्लॉई और वर्कर है, जो कि प्रेफरेंशियल होता है, बाकी अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, फिर फर्नीचर मशीनरी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फिर कैपिटल ट्रेडिंग लॉसेस और ड्राइंग्स। तो कैपिटल ट्रेडिंग लॉसेस और ड्राइंग इनका यूज़ तो डायरेक्टली सिर्फ कहाँ होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट में होता है, और असेट्स और लाइबिलिटीज़ का हमें देखना होता है कि हम कैसे शो करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लिस्ट ए और डी देख लेते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं अनसिक्योर्ड, सबसे पहले 98,050। ठीक है, और तो ये आपके लिस्ट ए में आ जाएंगे पूरे। फिर इनकम टैक्स दे रखा है, पूरा अमाउंट इनकम टैक्स का, जितने भी टैक्सेस होते हैं वो प्रेफरेंशियल होता है, तो हम लोगों ने लिस्ट डी में ले लिया है। लिस्ट डी प्रेफरेंशियल की होती है। वेजेस 500 दे रखी थी 5 वर्कर्स की। ठीक है, तो अब 5 वर्कर्स की 500 है तो पर वर्कर 20 रुपीज़ प्रेफरेंशियल हो जाएगा, राइट। तो 5 इंटू 20 100 जो है वो प्रेफरेंशियल हो जाएगा 500 में से, और बचा हुआ 400 जो है वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा, अनसिक्योर्ड की लिस्ट में। रेट्स दे रखा है, रेट्स जो हैं जो ड्यू हैं तो ड्यू टू लोकल अथॉरिटी है,
तो कोई भी अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यू होता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, रेट्स, सेस और ड्यूटी, वो क्या होता है, एंटायर अमाउंट इज़ प्रेफरेंशियल। वर्कमैन कंपनसेशन में जो अमाउंट पेबल होता है वो प्रेफरेंशियल होता है पूरा, ठीक है। रेंट वाला पॉइंट प्रेसिडेंसी में होता है, प्रोविंशियल में नहीं होता है। और चौथा पॉइंट आपका जो है वो आपका वेजेस और सैलरी का है। तो वेजेस एंड सैलरी में अमाउंट की लिमिट अलग अलग होती है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये हो गया आपका लिस्ट ए और डी। अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिस्ट बी से रिलेटेड भी देर आर मोर देन वन आइटम, तो हम लोग अब लिस्ट बी भी देख लेते हैं क्या होगी। लिस्ट बी में हम लेते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। लिस्ट बी में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिखाते हैं। तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम लाइबिलिटी का अमाउंट देख रहे हैं सब, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी जो फर्स्ट मॉर्गेज था, फर्स्ट मॉर्गेज, फर्स्ट मॉर्गेज कितने का था, इट वाज 75,000, ठीक है, ये लाइबिलिटी थी। इसके अगेंस्ट बिल्डिंग दी है सिक्योरिटी के तौर पे। उसके बाद दूसरा जो आपका एक और है जो लिस्ट बी में जाएगा, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 10,700 का है, राइट। 10,700 का बैंक ओवरड्राफ्ट है और इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पर क्या दिया गया है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 12,000 है। तो दैट मीन्स ये जो 10,700 है ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी, दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ फुली सिक्योर्ड। तो ये दोनों फुली सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ हो गई। तो लिस्ट बी में दोनों का टोटल जाएगा। जब एक से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती है तो सबको क्लब करके एक साथ दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 85,700, ठीक है। उसके बाद लिस्ट सी की सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी, एक और जो लोन था सेकेंड मॉर्गेज वाला वो लिस्ट सी में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अलग से नहीं लिखते हैं बिकॉज वो एक ही है। 20,000 का एक और लोन था, दैट विल बी शोन इन लिस्ट सी। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें लिख लेंगे लिस्ट ए, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, ये अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 98,450 था, ग्रॉस भी यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड एंड ऑल नहीं है यहाँ पर, उस केस में अलग हो जाता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। ये भी हमने अलग से देखा था, कितना था 85,700, दो लाइबिलिटी मिला के बना था। एक 75,000 की लाइबिलिटी थी और दूसरा 10,700 का बैंक ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट जो हमें सिक्योरिटी के तौर पे असेट मिले हैं उनकी क्या वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो दो हैं यहाँ पर, ठीक है। एक अगेंस्ट लोन जो था उसके अगेंस्ट क्या था, बिल्डिंग थी जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू क्या थी, 90,000 रिलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। और दूसरा जो था वो क्या था, दूसरा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 12,000। तो टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, सॉरी टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज़ 1,02,000, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो है वो सरप्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16,300 बच रहा है, ठीक है, ये सरप्लस है। लेकिन अब एक लोन और है जिसके अगेंस्ट बचा हुआ हमें 90,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है जो कि लिस्ट सी में है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफ़र टू लिस्ट सी। जो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बचा है वो सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा हो जाएगा और जो बिल्डिंग से रिलेटेड बचेगा वो हम लिस्ट सी में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि लिस्ट सी की जो लाइबिलिटी है उसके पेमेंट के अगेंस्ट उसको यूज़ करना है, जहाँ पे सेकेंड मॉर्गेज वाला केस था, ठीक है। तो सेकेंड मॉर्गेज वाली जो लाइबिलिटी है अगर वो भी पूरी तरह से कवर्ड हो जाती बिल्डिंग की वैल्यू से तो हम उसको लिस्ट ए बी में ही दिखाते ऐड करके, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं हो रही है तो वो दिखाई जाएगी लिस्ट सी में,
ठीक है। तो अब इसमें से हम इसके बाद हम इसको लिखते कैसे हैं, फिर हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू लिस्ट सी। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो बिल्डिंग से रिलेटेड बचा है। तो बिल्डिंग 90 की थी, इसमें से 75,000 का पेमेंट हो गया एक पहले लोन का, तो बचा 15,000। तो सिर्फ 15,000 ट्रांसफ़र होगा लिस्ट सी में। बचा जो 1,300 है वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बच रहा है, जो आपका यहाँ पर सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा में ऐड होगा। ठीक है। नॉर्मली अभी जो क्वेश्चन इससे पहले किए थे तो उसमें ट्रांसफ़र टू लिस्ट सी वाला पॉइंट नहीं आया था। ठीक है। तो जो भी सरप्लस बचता था वो यहाँ एज पर कॉन्ट्रा ऐड हो जाता था। ऐसा केस तब आएगा जब एक असेट एक से ज़्यादा से लाइबिलिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, और जो दूसरी लाइबिलिटी है वो अगर लिस्ट सी से रिलेटेड है तो फिर अमाउंट उस असेट का बचा हुआ लिस्ट सी में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। ये एक ही है, एक जो सेकेंड मॉर्गेज वाला लोन था 20,000 का। अब यहाँ पर इसके अगेंस्ट यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफ़र फ्रॉम लिस्ट बी 15,000। तो अब 20 में से 15 का पेमेंट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, 5,000। जो नहीं पे ऑफ हो जाता है वो रैंक करता है बाहर विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो बाहर के कॉलम में दो ही अमाउंट होते हैं, एक आपका लिस्ट ए का होता है और लिस्ट सी का बचा हुआ। इसके बाद हम दिखाते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। इसको हम इनर कॉलम में दिखाते हैं, जो ऊपर कैलकुलेट किए थे 9,450 था। ठीक है, ये इनर कॉलम में लिखेंगे टू बी डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। राइट, ये हो गया। इसके बाद हम लोग असेट साइड पे आ जाते हैं। तो इसमें अब हम इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी एज पर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एज पर लिस्ट ई। तो बुक डेट्स छोड़ देते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट और जो भी सिक्योरिटी के तौर पे एसेट्स दिए हैं वो नहीं लेना है। फिर जितनी बचती हैं वो सब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, कैश दे रखा है 50 का। फिर बैंक 100, फर्नीचर है 10,500 का था और इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है 7,000। मशीनरी 14,000 की है, रिलाइजेबल वैल्यू 6,500। ठीक है, स्टॉक 12,930 का है और रिलाइजेबल वैल्यू है 6,340। राइट, इसके बाद हम लोग लेंगे बुक डेट्स। बुक डेट्स में डेटर्स हो जाते हैं एज पर लिस्ट एफ। ठीक है, तो गुड, डाउटफुल और बैड 3 हेडिंग्स में इसको दिखाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ टोटल अमाउंट दे रखा है और उसका रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है तो डाउटफुल के सामने दिखा दोगे। 16,000 है और इससे रिलाइज होगा 14,150। सब गिवन है बुक में। ठीक है, क्वेश्चन में दीज थिंग्स आर गिवन। अब ये हो गया। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के डैश कर देंगे एज पर लिस्ट जी नॉट गिवन। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। तो यहाँ जो ये अमाउंट बचा था दिस वाज सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। यहाँ पर चाहे तो लिख भी देंगे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जो सरप्लस बचा था इन्वेस्टमेंट में से दैट वाज 1,300। अब ये सब ऐड करने के बाद हो जाएगा टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर, ये हो गया 35,440। ठीक है, ये अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। जो लाइबिलिटीज़ बची हुई हैं लिस्ट ए और
सी की। तो अब इसमें से और डी की भी पे करना है, इनर कॉलम में लिखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। $9,450, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा बचेगा। अब जो हमारा अमाउंट बचेगा दैट विल बी 25,990, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल है 25,990 और इधर का जो हमारा टोटल है दैट इज़ 1,03,450, ठीक है। ये हमारा इधर का टोटल है, मतलब टोटल हमारे पास पे करना था हमें कितना 1,03,450, लेकिन अमाउंट अवेलेबल सिर्फ कितना है 25,990, ठीक है। जो बची भी जो नहीं पेमेंट हो पाया दैट विल बी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी निकालेंगे, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, दोनों का डिफरेंस, दिस विल बी 77,460, ठीक है। दोनों तरफ टोटल लिख देंगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, राइट। अब हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट देख लेते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट को हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल से, या इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी, ठीक है। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज़। अगर क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज़ ओवर असेट दे रखा है तो वो इस साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल के ही नाम से दे रखा है। कैपिटल वॉज हाउ मच 40,580, ठीक है। इसके बाद और अगर कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं असेट्स के रियलाइजेशन से, प्राइवेट असेट्स और प्राइवेट लायबिलिटीज इस क्वेश्चन में नहीं है, तो प्राइवेट असेट्स होते हैं तो वो इधर ले लेते। कोई अगर असेट के रियलाइजेशन से प्रॉफिट होता है तो वो लेते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, बट ये सब नहीं है। तो अब इस पर और क्या होगा, फिर ट्रेडिंग लॉसेस हम इधर ले लेंगे जो आपका दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ट्रेडिंग लॉसेस कितने हैं 46,450 के हैं, राइट। उसके बाद हम लोग ले लेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग आपकी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे दिखाई जाएगी, ठीक है। ये राइट साइड में हम दिखाएंगे जो भी चीज़ें लायबिलिटी को बढ़ाते हैं या फिर डेफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, वो हम दिखाते हैं राइट साइड पे। फिर हम लॉसेस ले लेंगे, लॉसेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट। सारे लॉसेस लेंगे जो हमने असेट सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं, उनके लॉसेस भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी के लेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर हो गया, ठीक है। ऊपर से कंपेयर करके देखते जाओ कि 10,500 का फर्नीचर था और 7,000 रियलाइज़ हो रहा है, तो उसमें कितना लॉस हो गया 3,500 का, ठीक है। 3,500 का मशीनरी, 7,500 का लॉस मशीनरी पे हो गया। 14,000 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी 6,500, तो 14,000 माइनस 6,500 हो जाएगा 7,500। उसके बाद स्टॉक पे कितना लॉस हो रहा है 6,590 का, ठीक है। स्टॉक जो है वो 12,930 का था और 6,340 रियलाइज़ हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो लॉस हो जाएगा। फिर हम लोग फ्री होल्ड प्रेमिसेस का भी लॉस लेंगे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस का लॉस हो जाएगा 1,20,000 का था, 90 का बिक रहा था, तो यानी 30,000 का वो लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का लॉस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में 15,000 का था और 12,000 का रियलाइज़ हुआ है, तो 3,000 इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया। फिर आपका हो जाएगा बुक डेट्स। बुक डेट्स भी दे रखा है। बुक डेट्स आपका यानी डेटर पे लॉस 16,000 के डेटर्स टोटल थे और रियलाइज़ हो रहे हैं 14,150, तो दोनों का डिफरेंस। अगर बैड भी दे रखा होता है तो बैड एडअप हो जाएगा इसमें।
तो ये हो जाएगा 1850। इन सब का टोटल हम बाहर ले लेते हैं। दिस विल बी 52,440। ठीक है, और अब हम इधर और कोई तो यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ इस केस में लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड एंड ऑल भी नहीं है। तो बस अब इधर आ जाएगा आपका डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ठीक है, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच जो निकली थी दैट वाज 77,460। ठीक है, अब इधर का टोटल आपका आ रहा है 1,18,040, राइट। लेकिन यहाँ पर इधर का टोटल कम आ रहा है। ठीक है, तब तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऊपर पहले ही से दे रखा था हेडिंग में कि अनएक्सप्लेन लॉस। तो अगर अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो फिर हम डिफरेंस को अनएक्सप्लेन लॉस या अनएक्सप्लेन प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर तो अनएक्सप्लेन लॉस हो जाएगा, और इधर आएगा तो अनएक्सप्लेन प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर आ रही है बैलेंसिंग फिगर, तो इसको हम लिख लेंगे अनएक्सप्लेन्ड लॉस। ठीक है, दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। नॉर्मली बैलेंस होता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अनएक्सप्लेन लॉस निकलेगा या प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो अनएक्सप्लेन प्रॉफिट, और अगर इधर आ रहा है तो अनएक्सप्लेन लॉस। तो यहाँ पर अब दोनों साइड हो जाएगा 1,18,040। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 11। न्यू एडिशन का 11 है, ओल्ड एडिशन में आई थिंक इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10।